हेलो डियर स्टूडेंट, आपका पैट का एग्जाम बहुत ही करीब आने वाला है। तो आपकी तैयारी एकदम बेस्ट चल रही होगी। आप जीएस के साथ साथ और भी सब्जेक्टों को अच्छी तरह से देख रहे होंगे, अच्छी तरह से उनकी स्टडी को कर रहे होंगे। और यहाँ हम जीएस के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और जल्द ही हमारी करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू होने वाली है। और आप लोग उससे जुड़िएगा करंट अफेयर्स की क्लास से, जिससे आपके प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में हैं वो सभी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। और उसमें आज हम जो यूपी पैट की जो हमारी 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला लगातार जो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है, उसका पार्ट नंबर आज हम 17 पढ़ेंगे। इससे पहले हम 16 पार्टों को देख चुके हैं। अब आज हमारा पार्ट जो होगा वो आपका 17वां पार्ट आपका रहेगा। तो 17वें पार्ट से पहले हम थोड़ा सा ये भी देखते हैं कि अभी तक हमने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं। तो अभी तक हमने 328 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और डिटेल के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो सकता है। 1000 प्रश्न से अगर हम बात करेंगे तो कम से कम 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। 1000 प्रश्न, स्पेशल 1000 प्रश्नों के बारे में ही मैं नहीं बताया आपको, हर प्रश्न के बारे में एक डिटेल फॉर्मेट आपको मैं प्रदान करता हूँ। तो चलिए, और आज का प्रश्न, इनमें से किस कर व्यवस्था को टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? यानी कि जो टोडरमल जो थे आपके, उनकी जो व्यवस्था थी उसे किस रूप में जाना जाता है? तो टोडरमल की अगर बात करेंगे तो टोडरमल अकबर के समय में क्या थे? अकबर के समय में वित्त मंत्री थे। अकबर के समय वित्त मंत्री थे। ये अकबर के शासन काल में हम बोल सकते हैं क्या थे? वित्त मंत्री थे। और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने क्या करा था? भू राजस्व प्रथा को देखा था, यानी कि भू राजस्व प्रथा की देखभाल भी इन्होंने की थी। तो जो भू राजस्व प्रथा की जो पद्धति थी, उस पद्धति को किस नाम से जानते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो टोडरमल की जो व्यवस्था है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, जाप्ती व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और अगर हम इसके बारे में भी बोले तो इस व्यवस्था को हम दहसाला पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दहसाला पद्धति भी कहते हैं। तो इसी तरह तो हमने आपको बताया कि एक प्रश्न से हम कई सारे प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस श्रृंखला को देखते हैं, आगे देखते हैं कि आपके आधुनिक भारत की अगर बात करें तो एक पद्धति चलाई गई थी जिसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। क्या कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त। एक पद्धति चलाई गई थी 1793 में। तो स्थायी बंदोबस्त जो पद्धति चलाई गई थी 1793 में, उसको किसने चलाया था? तो उसको चलाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी कि स्थायी बंदोबस्त पद्धति जो कि भू राजस्व से संबंधित थी, उसे चलाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और अगर अकबर की बात करें तो सभी को पता है कि अकबर का जो शासन काल है वो 1556 से लेके 1605 तक किसका शासन काल रहा? आपके अकबर का। तो ये अकबर के समय में रही होगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की पद्धति के बाद में, एक मद्रास में एक प्रथा लागू की गई जो कि जमींदार भू राजस्व में थी, जिसे कहते हैं रैयत बाड़ी प्रथा। तो रैयत बाड़ी प्रथा को मद्रास में लागू किया गया था 1820 से 1827। और इसी समय बोले तो टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया और इन्होंने 1820 के अंतर्गत पूरे मद्रास में क्या कर दी? रैयत बाड़ी प्रथा शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? रैयत बाड़ी प्रथा शुरू कर दी। तो भू राजस्व से ही संबंधित सब प्रथाएं और आपके पेपर में बहुत ही चिपक के आती है। चिपक का मतलब है कि बिल्कुल पेपर इनको छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो चिपक के आती है एक प्रश्न आपके। तो एक प्रश्न आप देखिएगा, एक प्रश्न नहीं सोने पे सुहागा है, एक प्रश्न आपके जरूर आएंगे पेपर में, इनको कोई रोक नहीं सकता पेपर में। ये यहाँ नहीं आएंगे तो हर प्रश्न पेपर में आता है, चाहे वो एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस हो, हर प्रश्न जीएस का बेस्ट है। और जीएस का हर प्रश्न की तैयारी बेस्ट भी हमारे होनी चाहिए। बटाई है, नसक है, कांटकुट है, यानी कि जो टोडरमल की जो व्यवस्था थी, टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो अकबर के नवरत्न होते थे 9, उसी में से टोडरमल एक थे। तो कह सकते हैं भू राजस्व की देखरेख करते थे। तो भू राजस्व के लिए जो पद्धति अपनाई थी उसे हम दहसाला पद्धति के नाम से भी
जानते हैं। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता था कि जाप्ती पद्धति को और किस नाम से जानते हैं, तो धैसाला पद्धति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पवाना किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अगर बात करें जो पवाना जो विद्रोह है महात्मा गांधी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय या ईशान चंद्र राय के द्वारा किया गया था। तो अगर बात करें पवाना विद्रोह, ये आपके बंगाल से संबंधित है। कहां से संबंधित है, आपके बंगाल से संबंधित है। और एक कुल आपके 1837 में शुरू हुआ था और 1859 तक रहा प्रकोप में। और इसका जो मुख्य दावेदार जो थे वो कौन थे, ईशान चंद्र रॉय थे। कौन थे, ईशान चंद्र राय थे। और ये विद्रोह जो था वो किससे संबंधित था, जमींदारों व किसानों से संबंधित था। जमींदारों व किसानों से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा इनका नाम। अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो मदन मोहन मालवीय की अगर बात करें यहां से, तो देखिएगा इन्होंने क्या करा था, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू कहते हैं, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या रखी, नींव रखी या स्थापना 1916 में। इन्होंने उसके कुछ दिनों के बाद चौरी चौरा कांड का मुकदमा लड़ा था। चौरी चौरा कांड। तो प्रश्न बनता भी है कि चौरी चौरा कांड का जो मुकदमा लड़ा था वो किसने लड़ा था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसी के कारण भारत में एक बहुत ही जोर शोर से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसे कहते हैं असहयोग आंदोलन, वो चौरी चौरा के कांड के कारण क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए और 1915 में लौटे थे। तो लगभग 22 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में रहे गांधी जी। क्यों गए थे, तो अपने मित्र अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। जैसे ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो ये गोरों की ट्रेन में बैठ गए, तो वहां से इनको लात मार के मेरिनबर्ग, इनकी प्रोटोरिया की एक स्टेशन थी, उस पर फेंक दिया इन्होंने। तो उन्होंने उस व्यक्ति से नहीं लड़ा, देखिएगा समझदारी देखिए गांधी जी की, उस व्यक्ति से नहीं लड़ाए, जिसने फेंका उन व्यक्ति से नहीं लड़े थे, लेकिन लड़े किससे थे, तो लड़े ये उससे थे जो पूरी सरकार चलाई, यानी कि वहां की सरकार से ही लड़ गए। इसको कहते हैं समझदारी, है ना। तो आप भी समझदार बनिएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब लौटे तो 1917 में इन्होंने सबसे पहले एक आंदोलन में भाग लिया, जिसमें राजकुमार शुक्ल ने इन्हें आमंत्रित किया था, चंपारण आंदोलन। क्या कहते हैं, चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन में इन्होंने क्या करा था, सबसे पहला अपना योगदान दिया था। ठीक है, तो चंपारण जो आंदोलन था वो नील खेती के विरुद्ध था, नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। और उसी में इन्होंने अपना भरपूर सहयोग भी दिया था चंपारण के आंदोलन में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगला जो हमारा प्रश्न है वो किससे संबंधित है, आपके वो भी आपके हिस्ट्री से ही संबंधित है कि लॉर्ड बेलेजली, यह पूरा पढ़े, 1798 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा दी गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो पहला भारतीय शासक कौन था, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला। लॉर्ड बेलेजली ने, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि लॉर्ड बेलेजली का शासन काल है वो कब से कब तक है, तो 1798 से लेके 1805, 1797 से लेके 1805। इन्होंने एक संधि शुरू की थी जिसे कहते हैं सहायक संधि। तो याद रखिएगा सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो सहायक संधि लॉर्ड डलहौजी ने नहीं। अभी डलहौजी की संधि भी बताएंगे आपको। तो सहायक संधि शुरू करने वाला पहला शासक कौन था, तो सहायक संधि शुरू करने वाला जो पहला शासक था उनको हम कहते हैं कौन, लॉर्ड बेलेजली कहते हैं। और सबसे पहले हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम ने क्या करा था, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो 1798 में ही स्वीकार कर लिया था। उसके बाद मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था 1799 में। अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1801 में। कब शामिल किया था, 1801 में। तो पहला पूछ सकता है पेपर में, दूसरा पूछ सकता है, इसके अलावा नहीं पूछेगा। पूछेगा सहायक संधि किसने शुरू की, तो लॉर्ड बेलेजली ने शुरू की। लेकिन अगर एक प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि हड़प नीति किसने शुरू की थी? हड़प नीति की शुरुआत किसने करी थी? तो हड़प नीति की शुरुआत जो की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी और इसका जो शासनकाल था वो 1848 से लेके 1856 तक शासनकाल था। और हड़प नीति के तहत जो सबसे पहला हड़पा गया जो राज्य था वो क्या था? 1848 में सतारा। सतारा आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसी में अगर कुशासन के आधार पर पूछा जाए कि कुशासन के आधार पर सबसे पहले किसको हड़पा था, तो कुशासन के आधार पर उसने सबसे पहले अवध को हड़पा था 1856 में। कब हड़पा था अवध को? तो 1856 में कुशासन के आधार पर अवध को हड़प लिया था। इस समय जो शासक थे वो कौन थे? वाजिद अली शाह इस समय शासक थे। तो कुशासन के आधार पर अवध को हड़प लिया था यहाँ से। ठीक है, याद रखिएगा कुशासन के आधार पर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हैदराबाद के निजाम। ठीक है, क्या होगा? हैदराबाद के निजाम इसका ठीक आंसर होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी, सुखदेव के द्वारा बनाई गई थी, भगत सिंह के द्वारा बनाई गई, जोगेंद्र सिंह के द्वारा ये पार्टी बनाई गई थी। और कब करी थी इसकी स्थापना? 1829 में इसकी स्थापना कर दी थी। प्रमुख सहयोगी कौन है? तो सभी लोग जानते हो, वही आजाद जिसे आपकी, ठीक है, वही आजाद जिसे ब्रिटिश सेना कभी हाथ नहीं लगा पाई, चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम लिखेंगे? चंद्रशेखर आजाद। किसने स्थापित की? चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, सुखदेव, जोगेंद्र सिंह, ऐसे प्रमुख क्रांतिकारी इस पार्टी के प्रमुख थे। ठीक है, ऐसे क्रांतिकारी इस पार्टी के क्या थे? प्रमुख थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। क्षुद्र ग्रह दिवस जो है कब बनाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह दिवस हम बनाते हैं 30 जनवरी को। कब बनाते हैं? तो 30 जनवरी को क्षुद्र ग्रह दिवस बनाते हैं। तो सॉरी 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस हम बनाते हैं, एस्ट्रोनॉइट बनाते हैं। किसके किसके मध्य? शनि व बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, कह सकते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका, और क्या कहते हैं इसको? बृहस्पति कहते हैं। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और बृहस्पति के एक सबसे बड़ा जो उपग्रह है, यानी सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह का, उसे क्या कहते हैं? तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसे कहते हैं गैनीमेड। क्या कहते हैं उसको हम? तो उसको हम कहते हैं गैनीमेड। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसको हम गैनीमेड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह है, तो आपका क्षुद्र ग्रह किनके किनके मध्य होगा? मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य होगा। मंगल ग्रह पर पृथ्वी का जीवन संभव हो सकता है, मानव जीवन। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो वायु जो सौर मंडल की अगर बात करेंगे तो सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, जिसमें 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिसे हम कह सकते हैं वीनस, और जिसे हम कह सकते हैं मरकरी। 2 ग्रह ऐसे भी हैं यानी कि शुक्र और बुध। 2 ग्रह ऐसे भी हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है इनका, कोई भी इनका चंद्रमा नहीं है। ठीक है, तो शुक्र व बुध ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो क्या है? बृहस्पति है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल लर्न करिएगा, रिवीजन करिएगा आप लोग। आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? कह रहा है आवश्यक वस्तु अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1955। तो बिल्कुल ठीक है, 1955 के तहत ही क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहते हैं? द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जानते हैं
बेहद इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। बात करेंगे किससे कहते हैं, देखिएगा 3 व्यक्ति होते हैं। एक होता है हमारा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी जिसे हम कहते हैं महान्यायवादी क्या होता है, लिख सकते हैं देश का, ध्यान से समझिएगा ना, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन सा होता है आपका, ठीक है, महान्यायवादी। उसके बाद पॉइंट अगर 2 की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी, राज्य का महाअधिवक्ता। आपको अभी क्लियर हो जाएगा पूरा, महाअधिवक्ता क्या हो सकता है, तो राज्य का सर्वोच्च, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी, ठीक है, कानून अधिकारी। तो देखिएगा एक देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और प्रत्येक राज्य का एक कानून अधिकारी होता है। तीसरे की बात करेंगे तो देखते हैं कैग, क्या लिख सकते हैं हम इसको, कैग यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जो आपको ऑप्शन नंबर बी है इसमें, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, ठीक है। इतनी बात आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिख रही होगी, ये देखिएगा, ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से पता चल रही होगी कि अब इसके बारे में हम कौन सी चर्चा करने वाले हैं। तो ये 3 पॉइंट है हमारे पास में। दी गार्जियन ऑफ पर्स किसे कहते हैं, ये तो बात की बात है। तो देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर बात करेंगे, अनुच्छेद 165, 165 नहीं, अनुच्छेद नंबर महान्यायवादी से संबंधित जो होगा अनुच्छेद नंबर 76 किससे संबंधित है, देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी से क्या है, संबंधित, ठीक। राज्य का महाधिवक्ता की अगर बात करेंगे तो राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत आता है। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे कैग के पद की तो 148 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है, 148 के अंतर्गत आता है। महान्यायवादी और कैग की जो नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। तो राज्य के अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, बाकी आपके इन दोनों की नियुक्ति क्या कौन करेगा, कैग करेंगे। अब हम देखते हैं, देखिएगा अब अगर कैग की बात करेंगे तो कैग के पद को ब्रिटेन से लिया गया, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। लेकिन महान्यायवादी के पद को कहां से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। और जो ब्रिटेन से पद जो ग्रहण किया गया है इसी को कहते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, गार्जियन कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के अंतर्गत की जाती है, 164 अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। प्रधानमंत्री से 2 अनुच्छेद संबंधित हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 74। तो आप बताइए कौन सा करेगा, ये आपके लिए प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करेगा वो कौन सा अनुच्छेद करेगा, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त होना चाहिए तभी वह प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। लेकिन कौन सा आर्टिकल करेगा, एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है, आपको मैं क्लियर भी करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इसको बताइएगा कि इसमें 74 और 75 में से कौन सा सही होगा, है ना, ठीक है। करें अन्ना दुम्रुक पार्टी किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी है या क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं, ये 2 राज्यों की आपकी पार्टी है, एक तो है पांडिचेरी राज्य की पार्टी है और दूसरी ये पार्टी है आपके तमिलनाडु की, ठीक है। 2 राज्यों की क्षेत्रीय पार्टी है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अगला है कि कौन सा भारतीय राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना है।
तो ट्रांजेक्टर के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा देश बना है? कौन सा राज्य बना है भारत में? गोवा, केरल, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश? कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक। तो कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो क्या करेगा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन सा बना है? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है? सबसे ज्यादा आपकी कॉफी होती है। तो कॉफी में क्या होता है? कॉफी में कैफीन होता है, इसमें एक नशीला पदार्थ होता है कैफीन। और चाय कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहां पर होती है? तो चिकमगलुरु, चिकमगलुरु जिले में होती है सबसे ज्यादा चाय। कहां पर होती है? आपके चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। चिकमगलुरु में सबसे ज्यादा चाय होती है, इसीलिए कॉफी अनुसंधान केंद्र आपके कहां पर है? चिकमगलुरु में है। कहां पर है? आपके चिकमगलुरु में है। आप देखिएगा, अगर यहीं पर हम चाय की बात करें तो चाय अनुसंधान केंद्र आपके जोरहट में है, और जोरहट कहां पर है? आपके असम में। कहां पर है? आपके असम में। ठीक है, तो चाय में आपकी असम में, कॉफी कहां पर? कर्नाटक में। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर? ब्राजील में। और विश्व में सबसे ज्यादा चाय कहां पर? तो भारत में। ठीक है, चाय सबसे ज्यादा विश्व में कहां पर? भारत में पाई जाती है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा कॉफी केरल में, और केरल के बाद सबसे ज्यादा कॉफी तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, अच्छे से बातों को सुनिएगा। एक सेमी कंडक्टर अर्धचालक यानी कि अर्धचालिक का विशिष्ट उदाहरण कौन कौन सा है? तो आपको दिख रहा होगा प्लेटिनम नहीं है लेकिन जर्मेनियम है, और जर्मेनियम के साथ में अर्धचालक कौन होता है? सिलिकॉन होता है। कौन होता है अर्धचालक? तो जर्मेनियम के साथ जो अर्धचालक होता है वो कौन होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होते हैं? दोनों अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, टाइट्रिक एसिड से प्राप्त होता है। तो टाइट्रिक एसिड जो होता है, टाइट्रिक एसिड वो किससे प्राप्त होता है? सेब की बात करेंगे तो सेब में मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। इमली की बात करेंगे, टमाटर की बात करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड होता है। तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे तुक्का लगाना है, और मुझे दो पता चल गए, अब मुझे ए नहीं पता। अंगूर में होता है आपका टाइट्रिक एसिड, ठीक है। और बात करेंगे साथ में इमली में भी होता है। किसमें होता है? आपके इमली में होता है। किसमें होता है? इमली में। अब मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है जिसका आप आंसर देंगे, जैसे कि लाल चींटी में कौन सा होता है? मैंने आपको बताया है। लाल चींटी में कौन सा होता है? लाल चींटी के बाद अगर बात करेंगे तो देखिएगा सिरका में कौन सा एसिड होता है? सिरका में। दूध में कौन सा एसिड होता है? दूध या दही। नींबू में कौन सा एसिड होता है? ठीक है, इन चार के आंसर आप लोग क्या दे पाएंगे? ठीक है, देखिएगा लाल चींटी की बात करेंगे तो फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। सिरका की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड। दूध की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड, और नींबू की बात करेंगे तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। इसकी होगी बात। ठीक है, तो दो चार उधर पड़े, चार हमने इधर पड़े, और हमारा नंबर एग्जाम में बिल्कुल क्लियर है। कोई हमारे नंबरों को नहीं कट कर सकता है, कहीं से भी वो प्रश्न पूछ ले, लेकिन बशर्त एक ही है कि आप 1000 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपका जीएस में आने वाले जितने भी एग्जाम है सब में एकदम डाउट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं मिलेगा। ठीक है, पादप जड़ों का अंकुरण में कोश का विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जो होता है वो उत्तरदायी होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है आपको? तो कौन सा पादप हार्मोन्स है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? ठीक है, एथिलीन होता है, ऑक्सिन होता है, साइटोकिन होता है, या सेरोटिनिन होता है? कौन सा होता है आपका? ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एकदम ठीक आंसर होगा। आपको इसमें ज्यादा सोच विचार करने की बात नहीं है। ठीक है, ना ही आप भारत के ज्यादातर राजनेता हैं जो आप इतना सोच विचार किसी बिल के लिए करेंगे। ये सिर्फ छोटा सा प्रश्न है। साइटोकिनिन क्या होता है, हमारा जो एंजाइम जो होता है वो अंकुरन में कोश का विभाजन। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि पादपों में कोश का विभाजन के लिए कौन सा एंजाइम जो होता है वो उत्तरदायी होता है, तब भी यही ऑप्शन होगा हमारे पास में। ठीक है, तो आपको ज्यादा सोच विचार करने की बात नहीं है। आपको सिर्फ एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद, अच्छे नोट्स तैयार करने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल भारत के नागरिक की भूमिका को निभाना है, बस। ठीक है, इतने हमारे पास कर्तव्य हैं। कह रहे हैं विश्व बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक का नया विकास बैंक एनडीबी स्थित कहाँ है? बीजिंग, शंघाई, नई दिल्ली या न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क में तो बहुत सारे मुख्यालय हैं। जैसे अगर बात करें, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय भी आपके कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क की अगर बात करेंगे तो किस नदी के किनारे है? तो कह सकते हैं हडसन नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे है आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय बीजिंग में है। आपके कहाँ पर है? बीजिंग में है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके शंघाई में है। और एससीओ का मुख्यालय भी आपके कहाँ पर है? शंघाई में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कहाँ पर होगा? शंघाई में होगा। और न्यू दिल्ली में तो इतने सारे मुख्यालय हैं कि आप याद भी नहीं कर पाओगे, दो चार कॉपियां भर जाएंगी, इतने सारे मुख्यालय हैं आपके नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, नई दिल्ली जो है आपका, उसकी स्थापना देख लेते हैं। तो स्थापना किसने करी थी? आंगनपाल ने की थी। ठीक है, दिल्ली की स्थापना नहीं, पुरानी दिल्ली किसने बसाई थी? आंगनपाल ने बसाई थी। भारत की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कोलकाता थी, लेकिन अब पहुंच गई है दिल्ली। तो कब पहुंच गई दिल्ली? तो दिल्ली बनी थी 1911 में, लेकिन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली जो बनी थी 1931 में बनी थी। ये भी मैंने आपको बताया है, अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े होंगे तब। नहीं जुड़े हैं तो एक वीडियो से, यानी कि पहली वीडियो से देखिएगा तो आपकी नॉलेज गेन हो जाएगी 100%। कोई रोक नहीं सकता आपको जीएस में। ठीक है, आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? किस पे भाई थी? शिक्षा पर, जन पर, व्यवसाय पर, या बोले तो रंग पर आधारित थी? तो भाई किस पे आधारित थी? आपके व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या था? राइट आंसर है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसे कहते हैं मलिक काफूर। तो क्या इसी को दिया था? नहीं, इसको नहीं दिया था। मलिक काफूर, मलिक काफूर इनका क्या था? सेनापति था। इनको नहीं दिया था, ये रह गए उत्तराधिकारी बनने से। इनमें क्षमता नहीं थी कि उत्तराधिकारी बन पाते। फिर शाह की बात करेंगे तो सैयद वंश के संस्थापक हो गए। किसे दिया? शिहाब उद्दीन को दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी का शासन की बात करें तो 1296 से लेके 1316 तक शासन था। और अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण करी थी जिसे कहते हैं सिकंदर सहानी द्वितीय की उपाधि से धारण की थी। सिकंदर सहानी द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। ओके, तो याद रखिए, मलिक काफूर को नहीं मिला था शासनकाल, किसको मिला था? उद्दीन को मिला था शासनकाल, कंप्लीट शासन का उत्तराधिकारी के रूप में। करेक्ट। कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? प्रश्न तो आपका कठिन है कि भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करेगा। ये तो प्रश्न आपको लंबाई चौड़ाई भी याद करनी पड़ गई। अब तो अभी तक सिर्फ यही याद करना था कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो सीमावर्ती राज्य हैं। तो भारत के साथ
जो देश है ना 7 देशों के साथ सीमा स्पर्श करता है। भारत जो है आपका, देखिएगा भारत लिख सकते हैं, भारत विश्व के, भारत विश्व के 7 देशों के साथ सीमा लगाता है, सीमा बढ़ती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। इसमें सबसे लंबी वो सीमा बनाता है, किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा बना रहा है वो कितने की बना रहा है? 4000, अप्रोक्स 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, हमारा जो आंसर है, जैसे त्रिपुरा हो गया आपका, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और आपके पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। ऐसे ही अगर बात करेंगे तो देखिएगा भूटान, भूटान की जो भारत के साथ जो सीमा लगती है वो 699 किलोमीटर की लगती है। अभी तक हमको इतना याद करना पड़ता था कि कहाँ कहाँ से सीमा लगती है, तो देखिएगा असम से लगेगी, असम के बाद अगर कह दें तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अब उसके बाद देखते हैं तो पश्चिम बंगाल से। अब हमें उसने पूछ लिया आपसे पेपर में कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है, तो अब हमें इसकी लंबाई भी याद करनी पड़ेगी। जैसे असम के साथ 267 किलोमीटर की अप्रोक्स वैल्यू है आपकी, ठीक है, 217 किलोमीटर की, 183 किलोमीटर की और आपके 32 किलोमीटर की। तो सबसे कम किसके साथ बनाता है? सिक्किम के साथ। सबसे ज्यादा किसके साथ बनाता है? तो असम के साथ। तो ऐसे भी आपको याद करना होगा। तो 17 देशों के साथ भारत के कितने देश जुड़े हुए हैं? तो भारत के 27 देश जुड़े हुए हैं 17 देशों के। तो 17 देशों के साथ भारत के 27 देश जुड़े हुए हैं। तो अब प्रश्न कुछ हमें इस प्रकार से भी याद करना होगा, वरना एग्जाम हॉल में हम फैल जाएंगे एकदम, में कुछ बचेगा नहीं एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में लगेगा कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, अब यहाँ से कहानी समाप्त हो चुकी है। तो अब जीएस को थोड़ा अच्छे मॉडरेट लेवल पे पढ़ें, आप इस पेपर के अकॉर्डिंग ना पढ़ें कि इस पेपर में ऐसे ही बेकार से क्वेश्चन आते हैं। मॉडरेट लेवल जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि कितना कठिन है जीएस। अभी तो हल्के में लग रहा है ना, अभी पूछेगा कि त्रिपुरा की लंबाई कितनी है, बांग्लादेश की सीमा के साथ लगती है, असम की लंबाई कितनी है, मेघालय मिजोरम कितनी लंबाई पड़ती है इनकी, क्या लंबाई होती कितनी है इनकी, क्या लंबाई से क्वेश्चन भी आज तक बने हैं? तो बिल्कुल बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्या समझ गए? नहीं समझे अभी? ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कि खादर क्या है। अब उसने इतना छोटा ही क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तक इतना बड़ा प्रश्न पूछ रहा था, इतना कठिन प्रश्न पूछ रहा था, अब इतना सरल पूछ लिया। खादर क्या है? क्या बात है। भारत में मिट्टी बहुत प्रकार की पाई जाती है। भारत में, ये भारत की मिट्टियां, तो मिट्टी पढ़ने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहते हैं जलोढ़। तो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी होती है। उसके बाद कहें तो काली मिट्टी भारत में। तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पुरानी जलोढ़ और एक होती है नई। यानी कि देखिएगा बाढ़ आती है उसके बाद नई मिट्टी बन जाती है, और बाढ़ आने से पहले भी तो पृथ्वी पर मिट्टी होती है। तो बाढ़ आने से जो पहले जो मिट्टी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पुरानी मिट्टी। पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। तो भाई नई मिट्टी को क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है, इसीलिए कह सकते हैं नई जलोढ़ मिट्टी होगी। खादर क्या होगी? नई जलोढ़ मिट्टी होगी। काली मिट्टी की बात करेंगे तो कपास की खेती। कपास की खेती किस मृदा में होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसीलिए कह सकते हैं कि विश्व मृदा दिवस कब बनाते? तो विश्व मृदा दिवस बनाते हैं 5, कब बनाते हैं? 5 दिसंबर को बनाते हैं। विश्व मृदा दिवस कब बनाते हैं? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बनाते हैं। तो खादर आ जाए बांगर आ जाए, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है।
ठीक है, और कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगला है कि किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है, नहीं निगेटिव आ गई 2011 की जनगणना को। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, तो किसके अनुसार, किसके अनुसार आ गई है भाई बताइएगा, किसके अनुसार है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, बताइएगा। ठीक है, जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या को बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस 2011। तो बात करते हैं कि भारत में पहली जनगणना किसके समय हुई? पहली बार जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई थी। 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और पहली जनगणना होने के बाद 1881 में नियमित रूप से जनगणना की गई। जब पहली जनगणना की गई तो भारत में एक व्यक्ति था जो आपके वायसराय के रूप में था, जिन्हें कहते हैं लॉर्ड म्यू। और भारत में नियमित रूप से जब जनगणना की गई, नियमित रूप से, तो उस समय जो वायसराय बन गए उनको कहते हैं लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन को कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, स्थानीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन को जब स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं तो लॉर्ड म्यू की भी तो बात होगी। पहले ऐसे वायसराय थे जो अपने शासन काल में मृत्यु हो गई। पहले ऐसे वायसराय जिनकी इनके शासन काल में मृत्यु हो गई, उनका शासन काल देखिएगा। सब कुछ स्पष्ट है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना। तो पूछ रहा है कि जो नकारात्मक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई थी, तो नकारात्मक वृद्धि आपकी नागालैंड में दर्ज की गई थी। और इसके लिए हमारा पढ़े क्या, आपका जनसंख्या से संबंधित जनसंख्या की बात आ गई। तो जनसंख्या दिवस कब बनाते हैं? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व जनसंख्या, पॉपुलेशन और पोल्यूशन में अंतर होता है बिटवा, वरना एक ही बात समझो, पोल्यूशन और पॉपुलेशन। जनसंख्या, जनसंख्या की स्टडी क्या कराती है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या कराती है? डेमोग्राफी। यानी कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है आपका डेमोग्राफी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। ठीक है, तो डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी कानूनी प्रकृति क्या है, ये प्रश्न है। ये लागू करने योग्य है, ये लागू करने योग्य नहीं है, इसमें विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपयुक्त में कोई नहीं। तो पहले तो प्रस्तावना की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रस्तावना की। देखिएगा, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया अभी तक, केवल एक बार संशोधन किया गया। वो भी किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता ऐसे शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, अखंडता ऐसे शब्दों को जोड़ा गया था। और अगर उसके बाद बात करें तो दो चीजें हैं। एक तो है प्रस्तावना की भाषा, याद रखिएगा, देखिए यहां से सुनिएगा। प्रस्तावना की भाषा, और ऐसे देखिएगा, प्रस्तावना की भाषा की बात करें, एक तो है संविधान में प्रस्तावना, यानी कि एक तो है प्रस्तावना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना को कहां से लिया गया?
और दूसरा है प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया। इस बात पे थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है, वरना पेपर में आपके प्रश्न कभी भी आएगा ना तो आप इसको थोड़ा सा, मुझे उम्मीद है कि गलत कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन अगर हो गया हमारा तो फिर पढ़ना हमारा बेकार हो गया। तो इसमें अगर बात करेंगे, जैसे आ गया कि संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया हमने, तो संविधान की प्रस्तावना को हमने ग्रहण करा अमेरिका के संविधान से। कहाँ से ग्रहण किया, तो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण करा है। लेकिन अगर यहीं पे अगर प्रश्न बनता है कि भाषा को कहाँ से लिया, तो आपके देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना है, कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, तो एक लागू करने योग्य नहीं है, नहीं है वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट है, नहीं योग्य है। ठीक है, नहीं योग्य है, आपके लागू करने योग्य नहीं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परमादेश के रिट से संबंधित है। ठीक है, को प्रस्तुत किया जाए, हम आदेश देते हैं, रोकना, प्रमाणित करना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 32, जिसे कहा गया है संवैधानिक उपचारों उपचारों का सिद्धांत कहा जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत कहा जाता है बेचारे को। इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय के नाम से भी सम्मानित किया है। और इसमें कुछ मिला के 5 रिटों की चर्चा की गई है, जिसे एक को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरे को कहते हैं परमादेश, ठीक है, परमादेश। फिर तीसरे को कहते हैं प्रतिषेध, फिर कहते हैं उत्प्रेषण, और फिर हम बोलते हैं अधिकार प्रक्षा। तो 5 रिटों की चर्चा की गई है, और 5 रिटों का अपना अलग अलग मतलब होता है। लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि परमादेश क्या होता है, तो परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, यानी कि परमादेश रिलेट करेगा आपका इससे, वो प्रस्तुत करना आपको इससे प्रस्तुत करेगा। प्रतिषेध का मतलब होता है कि भाई रोकना, उत्प्रेषण का मतलब होता है आपके प्रमाणित करना। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि 5 हितों की चर्चा की गई है, और ये क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के भाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकारों के भाग के अंतर्गत आता है आपका। और इसमें जो आंसर होगा, आंसर को याद रखिएगा, रिटों को हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो क्या होगा, हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं हम आदेश भाई साहब देते हैं। फ्लाई ऐश उपयोग नीति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो पहला राज्य कौन सा बना है, ये 100 सरल क्वेश्चन है, डायरेक्टली 1 नंबर का प्रश्न है। महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र क्या बना है, पहला राज्य बना है, याद रखिएगा। क्या बना है, महाराष्ट्र पहला राज्य बना है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अगला है हमारा नेफेड। संबंधित है, किससे संबंधित है, बहुत सरल है। किससे संबंधित है, ग्रामीण तकनीकी से बिल्कुल नहीं होगा, छोटे उद्योगों से बिल्कुल नहीं, कृषि विपणन से बिल्कुल। गुणवत्ता की गारंटी क्या है, एगमार्क। एगमार्क, एगमार्क क्या है, गुणवत्ता की गारंटी है, यानी कि गुणवत्ता से जो संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाई एगमार्क। ठीक है, नेफेड क्या है, तो नेफेड आपको पता है कृषि विपणन है। ठीक है, याद रखिएगा, कृषि विपणन जो है वो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है। किस सूची का हिस्सा है, समवर्ती सूची का। तो भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसमें से समवर्ती सूची का हिस्सा है, लेकिन इसमें से विपणन हटा दिया जाए, कृषि, कृषि की सूची का हिस्सा है, तो कृषि जो है वो स्टेट सूची का हिस्सा है, लेकिन राज्य सूची का हिस्सा है। ठीक है, जैसे नेफेड होता है वैसे ही नाबार्ड भी होती है। तो नाबार्ड जो होती है वो भी किससे संबंधित है, आपके कृषि के लोन के लिए संबंधित है। और 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत।
याद रखिएगा किस योजना के अंतर्गत, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1980 से लेके 1985 छठी पंचवर्षीय योजना। और एक प्रश्न आपको मैं और बता देता हूँ, सातवीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति की शुरुआत, कौन सी क्रांति बनी, नीली क्रांति बनी थी 1985 से लेके 1990 तक। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, एक एक पॉइंट को नोट करना है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं, एक एक पॉइंट को नोट करना है ना, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ठीक है, तो भाई आज की श्रृंखला हमारे बहुत ही अच्छे टाइम पर खत्म हुई है। 350 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं आपके ओनली 17 वीडियो में। ठीक है, 17 क्लास में हमने 350 प्रश्न पढ़ लिए हैं। तो याद रखिएगा 350 यानी कि 350 आप लगा चुके हैं, और 350 में उम्मीद है हम उसको कम से कम 5000 से ज्यादा प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं यहाँ से। तो हमने आपको क्या बताया कि एक टीचर से लगातार पढ़िएगा, एक टीचर से आप लगातार अगर पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी जो होती है ना वो अच्छे लेवल की हो जाती है। लेकिन आप बार बार टीचर बदलेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल की नहीं हो पाएगी। किसी से भी पढ़िएगा, हमसे पढ़िएगा या कोई आपको और पसंद है तो आप उससे पढ़िएगा, लेकिन आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ओके, दोबारा फिर से हम मिलेंगे, लेकिन भाई आपसे प्लीज अनुरोध है कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए मैंने इतना कुछ आपके लिए लिखा है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को शेयर नहीं कर रहे हैं। ज्ञान जीएस, शिक्षा से ही भविष्य है, आपके लिए भविष्य बना के रखेंगे तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े आपके लिए, पूरे दिन पूरी रात, पूरे दिन रात मेहनत करनी पड़े। अब देखिएगा संविधान की क्लास को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर शुरू करेंगे जो आज तक आपके पूरे भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं है। कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका ऐसा संविधान का क्लास कभी नहीं देखा होगा आपने। तो हमारे साथ बनिएगा, आप लोग लगातार जुड़िएगा, कमेंट्स करिएगा, सब कुछ करिएगा, उसके बाद आप लोग जुड़ेंगे और आप सिलेक्शन की गारंटी के साथ पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, ज्ञान जीएस से। ठीक है, ज्ञान जीएस से आप सिलेक्शन के साथ पढ़ेंगे, सिलेक्शन के बाद भी, सिलेक्शन के आगे भी, सिलेक्शन के पीछे भी आपका ज्ञान जीएस हमेशा सहयोग करेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोबारा फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, और नई वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे 351 से, और सबसे पहले पढ़ेंगे 351 अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।